जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग कोई भी एसएससी के एग्जाम को तैयारी करते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए इस चैनल पर आपको एसएससी का स्पेशल वीडियो मिलेगा। एसएससी के सभी एग्जाम का स्पेशल वीडियो मिलेगा इसीलिए आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइएगा और ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री का हम लोग इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। इसी तरह आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? जो विश्व का प्रत्येक पदार्थ होता है वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और यह सबसे पहले किसने कहा था? तो यह सबसे पहले कर्णाद ने कहे थे। कर्णाद ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्णाद ने ये बात कहे थे। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में। राइट आंसर सी हो जाएगा। एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो जो हीरा है ये तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। हीरा जो है तत्व है। ये पन्ना, नीलम, ये माणिक्य ये सब तत्व नहीं है, जबकि ये हीरा एक तत्व है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया है, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम। सोडियम जो होता है शुद्ध होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। शुद्ध तत्व सोडियम होता है। कोयला है, कोयला क्या है? तो कोयला एक प्रकार का तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोयला एक प्रकार का तत्व है। हीरा है, हीरा क्या है? तो हीरा एक प्रकार का तत्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीरा भी एक प्रकार का तत्व है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो बना पदार्थ को हम लोग यौगिक कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? यौगिकों के बारे में सही नहीं है, कौन सा कथन ऐसा है? तो यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। ये सही नहीं है कि यौगिक में पदार्थों की मात्रा का जो संयोजन है अनिश्चित होता है, जबकि रियल में निश्चित होता है। यहाँ पर बोल रहा है अनिश्चित होता है, तो यही क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्न में से कौन एक यौगिक है? तो जो रेत है, रेत एक प्रकार का यौगिक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये रेत एक प्रकार का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया। अमोनिया जो है एक प्रकार का यौगिक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक है अमोनिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको यौगिक या बोलेगा या रासायनिक यौगिक बोलेगा, अमोनिया होगा राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो जल। जल जो होता है यौगिक होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जो जल होता है वो एक प्रकार का यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, जल एक यौगिक है क्यों है जल यौगिक? तो क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं जल में। जल का सूत्र होता है H2O, इसलिए इसमें दो भिन्न तत्व हैं और ये रासायनिक बंधन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जल एक प्रकार का यौगिक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक प्रकार का आपका यौगिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। जो विरंजक चूर्ण है यौगिक है। करेक्ट आंसर बी। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? तो मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट जो होता है ये मिश्रण नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कांच, पीतल, इस्पात ये सब के सब मिश्रण है, जबकि ये मिक्सचर नहीं है, मिश्रण नहीं है आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, कह रहे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, तो टीन एक मिश्रण नहीं है, जबकि समुद्री जल, मृदा और वायु ये सब के सब मिश्रण है, टीन मिश्रण नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक, बताइए कौन ऐसा है ऑप्शन नंबर जो कि नहीं तत्व है और न ही यौगिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु क्योंकि ये मिश्रण है, ये नहीं तत्व है और न ही यौगिक है, ये मिश्रण है वायु। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक क्या है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है। अभी तुरंत होता है कि वायु जो होता है मिश्रण होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। वायु निम्न में से क्या है, वायु निम्न में से क्या है, तो वायु निम्न में से आपका हो जाएगा मिश्रण। देखिए घुमा फिरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए वायु हम बोलेंगे मिश्रण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारूद होता है, बारूद क्या होता है, तो बारूद आपका एक प्रकार का मिश्रण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारूद आपका मिश्रण होता है। निम्न में से कौन सा कथन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो ऊर्ध्वपातन के बारे में सबसे अच्छा बताता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ठोस ले सीधे बन जाता है ये गैसीय अवस्था, ठोस ले का बन जाएगा गैसीय अवस्था, ये द्रव में नहीं बदलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, देख रही है SSC 2020 में पूछा हुआ है और ये प्रश्न CDS में पूछा हुआ है। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को किसके द्वारा अलग किया जाता है, पृथक मतलब अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव्य, गैस में पाया जाता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में पाया जाता है। उस पदार्थ का नाम है जल, H2O जो होता है ना, ये प्रकृति में ठोस में ही पाया जाता है, द्रव में भी और गैस में भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, जो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। राइट आंसर सी। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा ऐसा अवस्था है, तो पंचम अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, वह प्रक्रिया जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संघनित किया जाता है, जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग आसवन बोलते हैं, आसवन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका जो भारी घटक होता है अवक्षेपित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अवसादन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवसादन कहा, और SSC MTS का वो भी। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए सबसे पहला नंबर यहाँ प्रश्न दिया है, परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था, बताइए। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था, तो डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु है ये अभाज्य है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है,
तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। आप लोग देख ये एग्जाम CDS में पूछा हुआ प्रश्न है। CDS और ये SSC दोनों में पूछा हुआ है। SSC में पूछा हुआ है, तो ये SSC MTS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? जो परमाणु संरचना का मॉडल है ये किसने विकसित किया? तो परमाणु संरचना का मॉडल बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। परमाणु संरचना का मॉडल बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणुवीय जो नाभिक है किसने खोजा था? तो परमाणुवीय नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था। राइट आंसर ए हो जाएगा। परमाणुवीय जो नाभिक है रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, जो परमाणु का नाभिक का आकार होता है कैसा होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। जो परमाणु के नाभिक का आकार होता है और 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के जो आकार का आकलन है वो किया जा सकता है? तो किन किरणों के प्रकीर्णन से? तो अल्फा कण से। अल्फा कण से आपको नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, अल्फा कण से। राइट आंसर ये हो जाएगा। स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो अल्फा कण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग में सर्वप्रथम दिखलाया कि परमाणु में होते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं? परमाणु में नाभिक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परमाणु में नाभिक होते हैं। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु नाभिक के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रशिक्षण ने किसकी मौजूदगी की सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रशिक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो सिद्ध किया परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है किसी पतली स्वर्ण पर्णिका यानी पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत है? बताइए। करेक्ट क्वेश्चन, किसी पतली स्वर्ण पर्णिका यानी पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? तो किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का। किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का संकेत करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? एक बार रिपीट क्वेश्चन करते हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? तो कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है? इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं जिसे कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा के वृत्तीय पथ पर गति करते हैं जिसे कक्षा कहते हैं। ये नहीं निकाला जा सकता है रदरफोर्ड के माध्यम से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ? क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कण का पूरा बौछार कर दिया तो फिर क्या हुआ? तो आपको अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। जो अधिकांश अल्फा कण हैं वो धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण
के पार करके ही ऐसे ही चले गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर प्रश्न नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रदरफोर्ड ने। जो रदरफोर्ड है आपका नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड। देख रहे हैं आप लोग रदरफोर्ड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परमाणु के कितने आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देख रहे हैं अपने एसएससी बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो समान संख्या में स्थित आपको होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये परमाणु में समान संख्या में स्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? बताइए कौन सा एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक जो है ना ये अस्थायी कण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित का मतलब उस पर आवेश नहीं है। कौन सा ऐसा कण है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेश रहित कण होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी प्रैक्टिस सेट पहला है और अब इससे आगे वाला प्रैक्टिस से देखना चाहते हैं, कृपया करके चैनल से जुड़ जाइएगा। आपका एसएससी एमटीएस की तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है, बेस्ट हो जाएगा। इसलिए चैनल से जुड़िएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो सबसे सही निर्धारित कौन करता है? प्रोटॉनों की संख्या करता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या ये परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे जे थॉमसन ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था और वो भी जे थॉमसन ने किए थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारित किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारित किसने किया? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलाम ने। कूलाम ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में बताया था सफलतापूर्वक। राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। देख लीजिए आप लोग एसएससी ये सब एसएससी के लिए वीडियो रामबाण है। जितना वीडियो आएगा प्रैक्टिस सेट सब के सब रामबाण रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली ने की थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और एक प्रोटॉन पर पूछेगा तो प्रोटॉन पर प्लस हो जाता है, एक प्लस में 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो कणीय तरंग की द्विप्रकृति इलेक्ट्रॉन में पाई जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है? किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होता है?
तो किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होता है सदा धनात्मक होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। करेक्ट आंसर ए। प्रोटॉन पर आवेश के बारे में आवेश के बराबर है, बताइए। प्रोटॉन पर आवेश किसके आवेश के बराबर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक अल्फा कण के बराबर है। जो प्रोटॉन पर आवेश होता है ना, ये अल्फा कण के बराबर होता है। अल्फा कण पर आवेश के बराबर होता है। जितना अल्फा कण पर आवेश होता है उतना प्रोटॉन पर होता है, इसलिए प्रोटॉन पर जो आवेश होता है अल्फा कण के आवेश के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या आपको हो जाएगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होता है। जो प्रोटॉन की संख्या होता है ना, प्रोटॉन की संख्या, वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है प्रोटॉन की संख्या, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो न्यूट्रॉन की खोज किए थे उनका नाम है जेम्स चैडविक। शॉर्टकट में लिखा है जे चैडविक, लेकिन होता है जेम्स चैडविक। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सही नहीं है। जबकि इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये गलत है, लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार ये राइट आंसर है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है ना, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए ये सेशन यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अगर आप लोग और ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कृपया करके चैनल से जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिए और खूब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से राज्य से फॉर्म का अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग चैनल से जुड़िए। देख रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस सेट आप डेली आपको चलेगा, तो प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाइए और अपने एसएससी एमटीएस के लिए मजबूत हो जाइए, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।